दोस्तों, औरत वह चीज़ होती है जो अपने घर को पहुंचने के बाद स्वर्ग बना देती है। लेकिन कुछ औरत ऐसे होते हैं कि अपने ही ससुराल में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा खेल खेल देती हैं जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता ससुराल ना उनका होता है ना उनके अपने पति का होता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता। एक महिला होती है, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए पति दर पति बदलती रहती है, लेकिन आखिर में उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि जिसकी वजह से ना उसका अपना पति मिलता है और ना उसका अपना परिवार मिलता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में कानपुर शहर पड़ता है, और उसी का ही एक लक्ष्मीपुरवा जाना माना वही मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाला जाने माने एक किसान होते हैं, राजकुमार। उनके अपने दो बेटे होते हैं, दोनों के दोनों बड़े ही मेहनती होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है संजीव प्रजापति और उनका दूसरा बेटा होता है ललित कुमार प्रजापति उर्फ पप्पू। लेकिन उनकी अपनी माँ भी होती है लक्ष्मी देवी। लेकिन संजीव कुमार गौतम की अपनी पत्नी भी होती है। इधर रूपा के टोटल अपनी एक बेटी होती है। परिवार बड़ा खुश होता है, क्योंकि परिवार में संजीव जो होता है मौके पर एक खुद का अपना टेम्पो चलाया करता था, जिसकी वजह से उसके ठीक ठाक पैसे आ जाते थे और उसी पैसे से उसके पारिवारिक खर्चा भी चल जाया करता था। लेकिन उसका जो अपना छोटा भाई होता है ललित, मौके पर पास एक होटल होता है, उसी होटल में जाकर अपना जो होता है समय दिया करता था, और नौकरी पेशा होने के नाते उसके पास भी ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलता है। लेकिन संजीव का जो अपना ससुराल होता है जोई बमहुरिया, इधर जो होता है खुद संजीव का अपनी पत्नी और यहाँ तक अपने छोटे भाई के साथ वहाँ कभी आना जाना भी होता है, बराबर आ जाना होता है। आने जाने की वजह से इधर काफ़ी परिचय जो होता है संजीव का अपने ससुराल वालों के साथ बन जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 26 सितंबर का दिन होता है। तो ठीक है, एक दिन पहले जो होता है इधर संजीव अपनी पत्नी रूपा को लेता है और अपनी बेटी को लेता है, यहाँ तक अपने छोटे भाई को भी अब ललित को लेता है, और लेने के बाद अपने हिट में बैठाता और ले जाकर उनको जो होता है अब जो ही बमरिया अपने ससुराल में छोड़ देता है। आराम से तो एक दिन बीतने का हो जाता है, लेकिन जैसे 26 दिसंबर का दिन आता है तो सुबह सुबह संजीव जो होता है अपना टेम्पो लेता है और लेने के बाद ठीक है अपने कमाई के लिए अब बाज़ार निकल जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम इधर संजीव अपने घर लौटता है, लेकिन इधर उधर नज़र मारता है तो उसके सामने उसका अपना जो छोटा भाई होता है अब संजीव नहीं दिखाई पड़ता। बड़े सोच में पड़ जाता है कि रोज़ तो आता था, हमसे ज़रूर मुलाकात करता था, आज ना जाने कहाँ चला गया ललित। यही सब सोच साच कर संजीव जो होता है उस समय अचंभे में पड़ जाता, तो वहीं अपनी पत्नी को बुलाता है। और जैसे ही रूपा संजीव के द्वारा आवाज़ पाती तो रूपा बाहर निकलती है। निकलने के बाद वहीं उसी वक्त जो होता है संजीव रूपा से कह देता है कि आखिर ललित कहाँ गया, नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या बात है, आज तो हमारे सामने आया भी नहीं है। लेकिन रूपा जैसी आप बात सुनती कहने लग जाती हैं कि जो तुम्हारी बच्ची है उसी का जो अपने पापा है सोनू आज यहाँ पर आए हुए थे, और शाम के लगभग आसपास के टाइम में जो होता है इधर अपने साथ ललित को कहीं बाहर बाजार कराने के लिए ले गए हैं। और लेकिन जैसे ही संजू यह बात सुनता वह समझ जाता कि आखिर हमारे भाई के साथ आज कुछ अनहोनी हो सकता है, जिसकी वजह से उसी वक्त संजू अपने कुछ आस पड़ोसियों को लेता है, और लेने के बाद जो होता है ठीक उस रास्ते से निकल पड़ता है जिस रास्ते पर ललित जो होता है अपने गांव के बाहर गया हुआ था।
संजीव उस रास्ते पर जाता, काफ़ी जगह आवाज़ लगाता है, लेकिन इधर ललित की आवाज़ जो होता है कहीं गूंजती नहीं है। आखिर संजीव बड़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करता है तो उसका मोबाइल नंबर जो होता है बंद बता देता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है इधर रूपा बता चुकी होती है कि अफान जो देवर हैं उनका फ़ोन तो पहले से बंद बता रहा होता है। लेकिन इधर मन में शंका होने की वजह से संजीव जो होता है अपने भाई ललित के मोबाइल पर बार बार फ़ोन करता है। थक हार जाता है, अब इतना थक हार जाता है कि वह ना सोच पाता है ना कुछ समझ पाता कि हमारा अपना छोटा भाई आज कहाँ चला गया, जिसकी वजह से वह उसी वक्त अपने रिश्तेदार को ले नज़दीकी पुलिस थाने अब जूही पहुँच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ के मेन थाना प्रभारी होते हैं संतोष कुमार आर्या, मौके पर वही मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने जो होता है संजीव अपने छोटे भाई और ललित के बारे में एक एक जानकारी देता है, और संतोष कुमार आर्या सर जो होते हैं इधर खुद जाकर संजीव की एक एक बात सुनते हैं। सुनने के बाद संग के बिना पर जो होता है इधर जाकर ललित के गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद इधर ललित और उसके रिश्तेदार अपने घर आते हैं, लेकिन आने के बाद रूपा भी इधर जाकर ललित की तलाशी करती है, और साथ में संजीव भी अब ललित का तलाशी करता है, काफ़ी जगह खोजबीन करता है। यहाँ की अपने पैतृक गाँव में काफ़ी लोगों से फ़ोन की जानकारी ले लेता है, कहीं वहाँ तो ललित तो नहीं गया है, लेकिन तब भी उसको कुछ अता पता नहीं चलता। पूरी रात जो होता है बीतने का हो जाता है, लेकिन तब भी ललित घर लौट के नहीं आता। आखिर वह नहीं समझ पाता कि आखिर हमारा छोटा भाई ललित कहाँ जा सकता है। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता है, यानी कि वही सीधा का सीधा अब 27 सितंबर, तभी उसी वक्त अब जूही पुलिस थाने में कंट्रोल रूम के द्वारा फ़ोन आता है, तो थाना प्रभारी और संतोष कुमार आर्या खबर पाते हैं कि यहाँ से लगभग कुछ दूर ही पड़ता है स्वदेशी कॉटन मिल, और ठीक उसी में ही एक कैंपस होता है। उसी के बगल खाली प्लाट होता है। उसी प्लाट में एक व्यक्ति की डेड बॉडी वह भी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी होती है। इस चीज़ की खबर जैसे ही कंट्रोल रूम के द्वारा थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्या पाते हैं, पाने के बाद समझ जाते कि बस करो, हो सकता है ललित हो। तुरंत इसकी जानकारी जो होता है शक के बिना कर थाना प्रभारी सीधा का सीधा संजीव को देते हैं, और संजीव जो था अपनी पत्नी और रूपा को अपने साथ लेता, और लेने के बाद जो था ठीक बताए हुए जगह पर मौके पर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक पुलिस की जिप्सी होती है वहां पहुंच जाती, और थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्या जैसे घटनास्थल के करीब जाते देखते हैं कि मौके पर मोहल्ले के जो लोग होते हैं भीड़ भाड़ लगा चुके होते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग थाना प्रभारी की जिप्सी को देखते अपने आप हट जाते हैं, और थाना प्रभारी अंदर दाखिल होते हैं। देखते कि एक मेड़ है, उसी मेड़ पर जो होता है ललित कुमार का डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में अब पड़ा होता है। सर और साथ में दाहिने हाथ में काफ़ी सारे ब्लड एकाएक जमा होते हैं। थाना प्रभारी देखकर पहली नज़र में जान जाते हैं कि बस करो, ललित की जो मौत हुई है साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही अब वहाँ पर संजीव पहुँचता है, अपने भाई को देखता है, अब दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस की जो टीम होती समझ जाती है कि बस करो, संजीव का अपना छोटा भाई ललित है। अब सीनात होने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त ललित की बॉडी को वहीं जांच पड़ताल करती है, अपने हिसाब से घटनास्थल का मुआयना करती है, और करने के बाद उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर संजीव से कुछ पूछताछ करती है, और संजीव से जब पूछताछ किया जाता है तो संजीव के द्वारा पता चलता है कि इधर उसका जो अपना छोटा भाई होता है ललित का ही एक अपना जानकार होता है सोनू। सोनू के साथ होता है इधर ललित है, लगभग शाम के वही 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त सोनू के साथ निकल गया होता है। और पुलिस की टीम को जैसे ही खबर लगता है कि आखिरी बार जो होता देखा गया होता है सोनू के साथ ललित को, पुलिस की टीम समझ जाती है कि सीधा का सीधा जो हाथ है अब सोनू का है। पुलिस की टीम उसी वक्त खुद इधर जाकर संजीव से ही अब सोनू का मोबाइल नंबर ले लेती है। अब जब ले लेती है तो उसी वक्त सोनू के मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन उसका मोबाइल जो होता है बंद बता देता है। पुलिस की टीम का शंका और बढ़ जाता है सीधा का सीधा सोनू का ऊपर। बढ़ने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है, ताकि जब भी सोनू का मोबाइल नंबर कभी भी एक्टिव हो तुरंत पुलिस को खबर लग सके। दूसरी तरफ पुलिस की टीम संजीव को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है और संजीव से कुछ अहम जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य भी निकल के आ जाते हैं। लेकिन उन्हीं रहस्य के बिना पर पुलिस की जो टीम होती है संजीव के तहरीर पर
सोने के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत सीधा का सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले 2 टीमों का गठन करती है और दोनों टीमों में एक मुखबिर की टीम भी होती है। और मुखबिर की टीम जो होती है इधर लक्ष्मीपुरवा पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने हिसाब से काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस की टीम सोनू की तलाशी करने के लिए काफ़ी हथकंडे भी अपनाती है। हथकंडे अपनाते होते लगभग 2 दिन का वक्त निकल जाता है। तभी 29 सितंबर का दिन होता है। तो मुखबिर को भी पता चलता है कि इस समय सोनू जो होता है दूर पर सोनेलाल इंटर कॉलेज पढ़ता है, वही के बगल एक गिमटी है। उसी गिमटी पर मौके पर अब सोनू देखा गया। पुलिस की टीम खबर पाती एक जिप्सी लेती पहुंच जाती, वहीं से तुरंत धड़धड़ लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन सोनू पुलिस को देखता है तो बिना कुछ ही सख्ती दबाव के बाद टूट जाता है। पुलिस के सामने सीधा का सीधा ललित की हत्या का राज खोल देता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद यही पता चलता है कि आखिर जो होता है एक महिला अगर अपने पे आ जाए तो परिवार को तो लेकर ही बांधती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर पड़ता है और उसी में ही जो ही बमरिया पड़ता है, वहीं के रहने वाले रामलाल होते हैं। उनकी पत्नी भी होती है और पार्वती, लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। बड़ी बेटी रूपा होती है, दूसरे नंबर की बेटी विमला होती है। दोनों बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा होता है रुपेश होता है और छोटा बेटा विमलेश होता है। लेकिन रामलाल जो होते हैं मौके पर खेती किसानी कर कर अपने चारों बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन समय के हिसाब से रूपा की जो खूबसूरती होती है बढ़ते चली जाती है। लेकिन जैसे ही 8वीं की कक्षा में दाखिला लेते उसकी खूबसूरती 4 चाँद लग जाती। 4 चाँद लगने की वजह से उसका जो था मन अब ज़्यादा से ज़्यादा युगों पर चलना शुरू हो, चलने की वजह से अपने पढ़ाई पर कम ध्यान पाती है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई में मन ना लगाती। और इधर उसके जो अपने पिता होते हैं उसकी पढ़ाई में नजरअंदाजी करते हुए उस पर ध्यान देना जब शुरू कर देते, पता चलता कि हमारी जो बेटी है रूपा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जिसकी वजह से उसी वक्त उसकी पढ़ाई बंद करवा देते। और रूपा जो होती है अपने माँ इधर पार्वती के साथ घर गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ साल तो अपने घर गृहस्थी में अपनी माँ के साथ लगी रहती है। लेकिन समय के हिसाब से खूबसूरती जो होती है रूपा का प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। अब बढ़ने की वजह से उसके इर्द गिर्द उसके हिसाब से काफ़ी सारे नवयुवक लड़के मरना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूपा जो होती है कभी किसी को भाव देने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। लेकिन इसी बीच रामलाल को एहसास हो जाता है कि रूपा जो होती है पूरी तरह से अब शादी की दहलीज पर पहुँच चुकी है। तभी वह फैसला लेते हैं कि उन्हें अपनी बड़ी बेटी अब रूपा की शादी भी करवा दिया जाए, ताकि अपनी बड़ी बेटी के शादी से मुक्त हो जाया जाए। तो रामलाल जो होते हैं उसी वक्त अपने रिश्तेदारों को खबर देते हैं। रिश्तेदारों के द्वारा उनको पता चल जाता है। यहाँ से लगभग कुछ दूर पड़ता है 12 देवी जूही, वहीं के रहने वाले राजन होते हैं। उन्हीं का अपना बेटा होता है सोनू प्रजापति, जो घर में सबसे बड़ा बेटा होता है, जिम्मेदार बेटा होता है। मौके पर उसका खुद का अपना टेम्पो होता है, उसी टेम्पो को ले जाता है और बाज़ार में सवारियों बैठाता और उसी से ठीक ठाक उसके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामलाल को खबर लगने के बाद जो होता है अब उसी वक्त राजन से जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी के लिए सोनू का हाथ मांग लेते हैं। लेकिन सोनू जैसे ही पहली नज़र में अब रूपा को देखता, देखने वाला दीवाना भी हो जाता और उसी वक्त रिश्ते के लिए हामी भर लेता। और भरने के बाद जो होता है दोनों की शादी रीति रिवाज के तहत होती है। लेकिन रूपा जैसे अपने ससुराल पहली बार जाती है, अपने पति को अपने सामने पाने के बाद उसकी खुशियाँ उसी समय ढल सा जाती है, क्योंकि जिस तरह रूपा के सपने होते हैं उस तरह उसके पति आदमी नहीं बन पाता, जिसकी वजह से रूपा उसी वक्त अपनी ज़िंदगी में जीने का जरिया मान कर जो होता है सोनू को पति का दर्जा दिला देती, अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे गुजारती है। लेकिन ऐसे गुजरते गुजरते 2 साल तो बीत जाता है। लेकिन 2 साल के अंदर और रूपा जो होती है एक बेटी की माँ भी बन जाती है। बनने की वजह से पूरे परिवार में खुशियों का जो माहौल होता है 4 चाँद लग। लेकिन जैसे कुछ साल और बीते उसी वक्त रूपा एक बेटे की और माँ बन जाती है। और पारिवारिक जो मजबूरी होता है इधर बच्चों की वजह से और बढ़ जाता है, क्योंकि परवरिश दोनों की बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। क्योंकि सोनू जो होता है अब दिन भर जो कमाई करता है उसमें तो आधा से ज़्यादा हिस्सा होता है वह शराब में उड़ा दिया करता था। अब घर पहुंचता है रूपा के हाथ में वही आना पाना पकड़ा देता है। लेकिन रूपा उसी पैसे से अपने घर की खर्चा चलाती है। लेकिन जब ना चल पाने की वजह से रूपा का जो अपना पति होता है अब इधर सोनू आज दिन घर में जो होता है नशे में पहुंचने की वजह से रूपा इसी बात को लेकर चिचड़ापन दिखाते। लेकिन चिचड़ापन जब हाथ गुजर जाता तो सोनू जो होता अपनी पत्नी अब इधर खुद जाकर
रूपा के साथ झगड़ा करता और झगड़ा इतना करता, कभी कभी इधर सोनू जो होता है रूपा का पिटाई भी कर दिया करता था। लेकिन रूपा कैसे ना तैसे चलकर अपने पति के साथ अपनी पतिव्रता वाली ज़िंदगी अब निकाल रही थी। लेकिन निकलते निकलते कई साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच रूपा पूरी तरह से हताश हो जाती है कि आखिर अपने बच्चों की ज़िंदगी कैसे चलाए, क्योंकि हाथ में कोई पैसा नहीं लग पा रहा है। पूरी तरह से थक हार जाती है। लेकिन इसी बीच इधर सोनू का एक अपना करीबी दोस्त होता है और ललित प्रजापति, जो ठीक है वहाँ से कुछ दूर पड़ता है, डिप्टी पड़ाव। उसी इलाके में एक होटल और जाना माना होटल होता है। उसी होटल पे काम करने वाला होता है अब ललित प्रजापति, क्योंकि उसी होटल में ज़्यादातर उठका बैठका सोनू का होता होने की वजह से ललित प्रजापति से उसकी दोस्ती बन जाती और बनने की वजह से इधर दोनों एक दूसरे की जान पहचान बना लेते हैं। यहाँ तक दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तभी उसी बीच एक दिन जो होता है इधर ललित एकाएक जाकर सोनू के मोहल्ले में से गुजरने लग जाता है। तभी उसी पर सोनू की नज़र ललित के ऊपर पहुँच जाता है। जब पहुँचता है तो ललित को अपने घर चाय के लिए इन्वाइट कर लेता है और करता तो है, लेकिन उसी वक्त जो होता सोनू के साथ बैठा हुआ ललित का जो नज़र होता किचन में जाता है, क्योंकि उसी किचन में इधर रूपा आराम से चाय बना, लेकिन उसकी जो स्थिति होती है काफ़ी अलग होती है। उस स्थिति को देखकर ललित पूरी तरह से रूपा का दीवाना सा हो जाता, क्योंकि खूबसूरती इस तरह चाँद बिखेर रही थी कि वहाँ ललित पूरी तरह से मोहित होना उसका स्वाभाविक बन जाता। बनने की वजह से इधर सोनू से मीठी मीठी बात करता, लेकिन वहीं पर सोनू के साथ ललित पैक भी लगवाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तरह से सोनू बेसुध हो जाता, एकदम नशे में होने की वजह से फ़ायदा उठाता है और जाकर रूपा के पास खड़ा हो जाता और भाभी देवर का रिश्ता बनाकर 3-4 बात करता है। लेकिन इधर रूपा को उसकी बात में काफ़ी लगाव दिखने की वजह से वह समझ जाती कि आखिर जो होता ललित जैसा युवक है पाना काफ़ी मुश्किल है। बड़े ही ललित जो होता है रूपा से उम्र में 15 साल छोटा था। लेकिन इधर रोती है रूपा एक नज़र में जैसे ललित को देखने के बाद भांप लेती है। लेकिन उसी दिन से ललित के मन में रूपा पूरी तरह से चढ़ने की वजह से जब भी मौका पाता ललित जो होता है शाम के टाइम होटल से छुट्टी पाने के बाद सोनू के घर पहुंचता है और इधर 3-4 बार जाकर जरूर रूपा से करता। लेकिन रूपा को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी बन जाती है कि शराब पीने की वजह से सोनू का जो अपना शरीर होता है पूरा खोखलापन हो जाता है, क्योंकि जब रात का वक्त होता है होने की वजह से वह चीज़ इधर सोनू नसीब नहीं कर पाती जो उसे चाहिए, जिसकी वजह से रात में चिड़चिड़ापन तो होता ही और साथ में पति के नशे की वजह से कला भी बना रहता है, जिसकी वजह से आए दिन इधर सोनू की पिटाई होते। यह सब परेशानी को देखते हुए खुद जो होती इधर अब रूपा खुद ललित के ऊपर पहरा लगाना शुरू कर देती है और उधर जो होता देवर के नाते रिश्ते और पनपराना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ललित का इतना आना जाड़ा बढ़ जाता है कि जब सोनू नहीं रहता तो लगभग कई घंटे इधर रूपा के सामने कई तरह की बात करता। लेकिन इसी बातों में रूपा भी खो जाती है और उसी बातों में खोने की वजह से रूपा समझ जाते कि आखिर पहले प्यार का इजहार कौन करे। इधर ललित भी पूरी तरह से मन में शांति लगाए बैठा हुआ था कि पहले हमारी भाभी हमारे सामने प्यार का इजहार करे, क्योंकि रूपा का जो पेशकश होता है काफ़ी अलग होता है ललित के सामने होने की वजह से ललित भी समझ जाता है कि रूपा वही चाहती है जो एक पत्नी चाहती है। यही सब सोच साझ कर ललित अपने आप को शांत रखता। 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। इधर पूरी तरह से रूपा समझ जाती कि अब ललित जो होता है हमारे सामने भाव देने वाला नहीं है, लेकिन ललित के सामने खुद भाव देने के लिए इधर खुद जो होती है अब रूपा एक चाल चल देती है। अब जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी वक्त अब ललित तो पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि रूपा स्नान करके बाहर निकली, वो भी एक कपड़े में, और उसी समय घर के अंदर दाखिल हो जाता ललित। लेकिन जब देखता एक ही कपड़े में तो उसी वक्त रूपा को देखकर दीवाना सा हो जाता, वो आवाज़ खोज बैठता है और रूपा वही तुरंत अपने वादे के तहत काफ़ी सारे वादे भी लेते हैं और लेने के बाद अपने बेडरूम में ले जाते हैं और ललित के साथ रिश्ते को अंजाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि सोनू और ललित दोनों जिगरी दोस्त होने के नाते जो होता है ज़्यादातर ललित का सोनू की गैर मौजूदगी में आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से रूपा के साथ पूरी तरह से खेल खेला जाता। यह सिलसिला अब चलने लग जाता। चलते चलते लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी इसी बीच इसकी जो खबर होती है जाकर रूपा के इलाके में गूंज जाता है और गूंजने की वजह से लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं और इस चर्चे की जानकारी सीधा का सीधा जाकर
सोनू को लग जाता है, लेकिन जब लगता है बड़ी सनस रह जाता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि हमारा अपना दोस्त जो होता है ललित हमारे साथ पीठ पीछे ऐसा खेल खेल सकता है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए रूपा से पूछताछ करता है, लेकिन जैसे पूछताछ करता है रूपा सकपका जाती है, कहने लग जाती है अगर तुम्हें हमारे ऊपर इतना भी शंका हो रहा है तुम अपने घर आने से ललित को मना कर दो। इस तरह की बात जब सुनता है तो वहाँ तो चुप हो जाता, कहने लग जाते कि ठीक है अगर वह घर आए तो तुरंत उसको मना कर देना, लेकिन हम भी मना कर देंगे। लेकिन इधर 4 दिन का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद भी ना उधर सोनू ललित से बोलता कि हमारे घर मत आओ, ना इधर खुद ज्योति रूपा बोल पाती है कि हमारे घर ललित तुम मत आओ। लेकिन ऐसे जब 4 दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद ज्योति पूरी तरह से फ्री हो जाती होने की वजह से अपने घर में अब चोरी छुपे बुलाने लग जाती है और वहीं ललित के साथ दोबारा रिश्ते को अंजाम देती है। अब यह सिलसिला बेधर चल जाता है। फिर 1 महीने का वक्त बीतता है और जब बीतता है दोबारा इसकी खबर सोनू को लगता है और ऐसे लगता है कि पूरी तरह सनस रह जाता। उसी वक्त जहाँ पर अपनी टेम्पो खड़ा करता उसी दुकान पे छोड़ देता और छोड़ने के बाद पैदल ही चल पड़ता है और अपने कमरे में दाखिल होता। दरवाज़ा तो खुला होता है, लेकिन जैसे अंदर दाखिल होता है तो देखता उसकी जो अपनी पत्नी थी रूपा बिन कपड़े के वहीं पड़ी होती है और साथ में बगल उसका अपना जिगरी दोस्त है ललित पड़ा होता। एक अवस्था में देख कर वहीं भन्ना आ जाता, लेकिन जो होता ललित वहीं 9 तो 11 हो जाता, अपनी पत्नी को पाता है और पिटाई कर देता है। लेकिन पिटाई करने के बाद हिदायत भी दे देता है कि आज के बाद मिलना जुलना बंद है। इस बात को सुनती हाथ पैर भी जोड़ती है। जोड़ने के बाद भी इधर कुछ दिन तो शांत रहते हैं, लेकिन रूपा को एहसास हो जाता कि हमारी जो ज़िंदगी है अब बिना ललित की चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ललित भी रूपा से मिलने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है, लेकिन उसके हथकंडे जो होता है इधर सोनू की कड़ाई की वजह से फेल हो जाते थे। लेकिन जब भी अब सोनू घर पहुंचता पूरी तरह से नशे में पहुंचता और पहुंचने के बाद इधर ललित का नाम लेता और अपनी पत्नी का बेजोर पिटाई करता। अब यह सिलसिला लगभग कई महीनों का चलता है और जब चलता है तो वक्त गुजरता है, लेकिन इसी बीच पूरी तरह से घर में दरारें पनप जाती। भले एक छत होता है, उस छत के नीचे भले एक पति पत्नी हों, लेकिन जब ऐसी शंकाएं बढ़ती है और विश्वास बदलता है तो उसमें जो होता है मोड़ बन ही जाता। ठीक है, ये हाल जो होता है अब इधर सोनू और साथ में रूपा का हो जाता है। घर में तो रहते हैं, लेकिन दोनों ऐसा लगता कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी साल से नहीं जानते। लेकिन यह जो होती रूपा अब यह ज़िंदगी बर्दाश्त करना नहीं चाहती, जिसकी वजह से परेशान हो जाती है और उसी वक्त अपने मोबाइल के द्वारा और जब ललित के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज डाल देती है, उसी मैसेज के तहत जो होता है अपने ही पास एक मंदिर होता है जाना माना, वहीं बुला लेती है और वहीं कुछ टाइम के बाद पहुँच जाती है। लेकिन पहले से ललित खड़ा होता है, उसके पास पहुंचने के बाद वह उसके सामने अपने आंसू दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन ललित का जो दिल होता पिघल जाता, कहने लग जाता है कि हम तुम्हारे बगैर अपनी एक ज़िंदगी तक नहीं गुजार सकते। लेकिन इधर रूपा भी यही बात छोड़ देती है। छोड़ने की वजह से दोनों एक दूसरे के सामने जीने मसने की कस्में खा लेते हैं। यहाँ तक रूपा कह देती है अब हम अपने मायके कतई लौट के जाएंगे, नहीं ना ससुराल जाएंगे। इस बात को जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है पूरी तरह से ललित समझ जाता कि अब रूपा हमारे बगैर नहीं रह पाए। उसी वक्त कह देती है कि चलो अगर हमारी माँ हमारे रिश्ते के लिए हमें भल लेती है तो हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। और उसी वक्त रूपा को अपने साथ लेता और लेने के बाद ललित अपने घर पहुंचता है। और जब लक्ष्मीपुरवा पहुंचता है तो अपनी माँ नन्ही देवी के सामने जैसे ही पहुंचता उसी वक्त उसकी जो अपनी माँ होती है अब ललित को देखती है, उसके सामने एक विवाहिता औरत को देखती है। उम्र में लगभग काफ़ी फासला होता है। एक बार तनस रह जाती है, पूछ लेती है ललित बेटा क्या है? तो ललित कह देता है कि माँ जी हमारी पत्नी बनने वाली है। और जैसे इस तरह की बात सुनती नन्ही देवी पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती, कहने लग जाती है कतई हो नहीं सकता बेटी, क्योंकि तुम तो एक अपने छोटे से काफ़ी साले उम्र में लड़के से इस तरह की हरकत कर रही हो। इस तरह की जब बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है रूपा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस आंसू को देखकर ललित भी काफ़ी तरह के अपनी माँ के सामने बात करता गिड़गिड़ाता, लेकिन उसकी जो माँ होती है अब दोनों की शादी के लिए कतई राजी नहीं होती है, जिसकी वजह से दोनों हताश हो जाते हैं। हताश वाले चेहरे को देखकर नन्ही देवी का दिल भी पिघल जाता है। पिघलने की वजह से वही अब रूपा से कह देती है कि हमारा एक अपना बड़ा बेटा हो संजीव मौके पर अपना खुद का टेम्पो चलाता है, उसके बाद ठीक ठाक पैसे आते हैं और तुम्हारी उम्र से लगभग कुछ साल बड़ा भी है। और लेकिन तभी उसी वक्त संजीव पहुंच जा अपनी माँ से पूछ लेता है कि माँ जी यहाँ कौन है? लेकिन उसी वक्त उसकी जो माँ होती सीधा जवाब देती, करने लग जाती कि सामने खड़ी हुई रूपा है, यह तुमसे शादी के लिए यहाँ आई हुई है। लेकिन जैसे संजीव यह बात सुनता उसी समय रूपा की खूबसूरती देखकर वहीं कह देता माँ जी हम तो हमेशा
शादी करने के लिए तैयार खड़े हों। लेकिन इसी बात को दोनों जब सुनते पूरे सन्न से रह जाते और उसी वक्त अपनी माँ के सामने 3-4 बात कहते हुए इधर ललित कह देता है कि माँ जी, आखिर हमारी तो यह प्रेमिका, हम शादी अपनी प्रेमिका का अपने भाई के साथ कैसे करवा सकते हैं। लेकिन उधर नन्ही देवी ललित और साथ में रूपा के सामने काफ़ी तरह की बात रहे, जिसकी वजह से वहाँ से मुँह मोड़ कर तो रूपा अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ रहकर अपने घर काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हो जाती है। 2 दिन का वक्त बीत जाता, आखिर रूपा कहाँ जाए। ना तो अपने पति को हो पा रही थी, ना अपने ससुराल वालों की हो पा रही थी। अपने पति की पिटाई से इस तरह तंग हो जाती कि उसके जो फैसले होते हैं पूरी तरह से नन्ही देवी के हक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ललित के पास फ़ोन करती है, एक बात की जानकारी लेती है, आखिर हमारी ज़िंदगी वहाँ कैसे चलेगी। लेकिन ललित जो होता कहने लग जाता है, तुम्हारी ज़िंदगी वैसे चलेगी जो जैसे द्रौपदी का, और ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चले, क्योंकि रहोगे तो हमारी भाभी बनकर। यह बात जब सुनने के बाद काफ़ी तरह के कस्में जो होता है ललित रूपा को दिलाता है। दिलाने की वजह से रूपा तैयार हो जाती है। और ठीक जो होता है 11 अगस्त साल 2020 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है संजीव और रूपा जाते हैं मंदिर में शादी कर लेते हैं। और करने के बाद खूबसूरत तरीके से एक दिन का जो वक्त होता है निकलता है। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह का वक्त होता है तो उसी वक्त संजीव अपना टेम्पो लेता है और लेने के बाद निकल जाता है। और पीछे से ललित मौका पाया जाता। पाने के बाद जो होता है रूपा को अपने साथ लेता और ले जाकर उसके पति के बेडरूम में रूपा के साथ अनेक रिश्ता आता है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि संजू सुबह के टाइम अपना टेम्पो लेकर निकल जाता। पूरा दिन जो होता है अब इधर रूपा और ललित दोनों एक दूसरे में समाये रहते। यह सिलसिला चलते चलते लगभग जो होता है महीनों का वक्त बीतने हो जाता है। नन्ही देवी को पूरी तरह से भरोसा होता है कि हमारे पीठ पीछे दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं। लेकिन क्या करें, नन्ही देवी की अपनी मजबूरी होता है, क्योंकि उसको भी पूरी तरह से पता होता है कि हमारा जो बेटा है उसी बेटे की तो अपनी अर्धांगिनी पहले से थी। लेकिन अपनी दुनिया अपने घर में खींचती खुलती नन्ही देवी देखती चली जाती है। वक्त गुजरता है, लेकिन इसी बीच इसकी जो खबर होता है सोनू को लगता है कि आखिर हमारा जो अपना दोस्त है, जिगरी दोस्त है ललित ने हमारे पीठ पीछे ऐसा खेल खेला कि हमारा पूरा घर परिवार तबाह कर दिया। और तभी फैसला लेता है कि आखिर अब जो होता है ललित को एक ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि ज़िंदगी भर वह याद रखे, पूरा परिवार याद रखे। यही सब सोच साच कर ललित के सामने जो होता है खुद सोनू हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच जाता। और जब पहुंचता ललित तो सोनू को देखता, उसी समय हामी भर लेता और दोनों के रिश्ते फिर दोस्ती में बदल जाते। बदलने की वजह से दोनों एक दूसरे के सामने अब ठीके पर मुलाकात करते हैं। यह सिलसिला मुलाकात के द्वारा नशे में चलता, वक्त गुजरने लग जाता। और जब गुजरने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है अब सीधा का सीधा जैसे ही 26 सितंबर साल 2020 का ही दिन होता है, तो उसी दिन इधर सोनू को पता चल जाता कि हमारी जो पत्नी है अपने ही मायके जो ही बमोरिया मौके पर आई हुई है, वह भी अपने देवर ललित के साथ। तो उसी वक्त सोच लेता है क्यों ना चला जाए अपने बेटे से मुलाकात किया जाए। यही सब सोच साझ कर इधर सोनू अपने पुराने ससुराल के निकल पड़ता। लेकिन जैसे घर के अंदर जाता दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन अपना कदम आगे बढ़ाता देखता उसकी जो अपनी पत्नी होती है इधर रूपा अपने देवर ललित के साथ एक ही रिश्ते में पनपी हुई। इस तरह का नज़ारा देखकर पूरी तरह से सोनू सनस रह जाता है और उसी वक्त ठान लेता कि अब हम जो होता है ललित को ऐसा पार्टी देंगे ताकि वह पार्टी ज़िंदगी भर भूल ना पाए। वहाँ से तो निकलने के बाद बाजार जाता, तेज़धार हथियार लेता और लेने के बाद अपने पास रख लेता है। सोच लेता अब तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी ललित को देखना नहीं चाहेंगे। यही सब सोचकर प्लान को अंजाम देने के लिए लग जाता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता उसी वक्त इधर ललित के पास पहुंचता है, 3-4 बात करता है और करने के बाद उसको अपने साथ लेता है और लेने के बाद जो होता है खुद अपने टेम्पो में बैठाता है और बैठा कर चलाते चलाते वहाँ से लगभग अब कुछ दूर निकल जाता है। और जैसे ही सीधा का सीधा स्वदेशी कॉटन मिल के पास पहुंचते हैं तो कैंपस होता है, उसी के बगल खाली प्लाट होता है। देखते हैं कि अंधेरा हो चुका है। अंधेरा देखकर जो होता है इधर सोनू अपने जेब में रखे हुए कुछ शराब की बोतल निकालता है और शराब की बोतल ललित देखता है तो उसको भी चस्का चढ़ जाता है। चढ़ने की वजह से दोनों पैक लगाते हैं। लेकिन सोनू जो होता है अपने से ज़्यादा जो हिस्सा होता है इधर ललित को देता है। ललित थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है और ललित को देखकर सोनू समझ जाता कि मौका दिख रहा है। और जैसे ही इधर नशे की वजह से ललित के पैर लड़खाते हैं और ज़मीन पकड़ता सोनू जो होता अपने जेब में रहे हुए तेज़धार हथियार निकालता वही चलाता, जिसकी वजह से ललित इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। लेकिन पास रखा हुआ पत्थर होता है, पूरी तरह से मिटाने के लिए उस पत्थर का उपयोग कर ललित को हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है और फिर वहाँ से हथियार झाड़ी में ले जाकर छुपा देता, फिर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शाम का जब टाइम होता है इधर संजीव लौटता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है कि आखिर कहीं दिख नहीं रहा ललित कहाँ गया।
लेकिन यह शंका जब बनने की वजह से इधर संजीव अपनी भाई की तलाशी करने के लिए थाने में जाता है, लेकिन पुलिस के सामने कैसे न तैसे कर सच्चाई आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद जाकर सोनू प्रजापति के तरीके पर पुलिस की टीम पूरी तरह सनस रह जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सोनू प्रजापति को अपने कटोरे में ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं, प्यारे भाई है, जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सत्यपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, और डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और रामकिशोर गुप्ता जो मौके पर सऊदी रह रहे हैं। इधर राजवीर सिंह जो ठीक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने हैं। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बार अगली बार ना हम लेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।